Hello students, today I am going to teach you second chapter of +1 accountancy, that is theory base of accounting. Theory base of accounting में हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने वो प्रिंसिपल्स, वो मेथड्स पढ़ने हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में यूज़ होते हैं. सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब एक स्मॉल बिजनेस होता है तो उसका जो ओनर होता है वो सिर्फ एक होता है, उसको हम बोल देते हैं प्रोप्राइटर. तो प्रोप्राइटर ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है. उसके लिए वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़्यादातर को चेक करता है. लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का जो साइज़ है बढ़ता जाता है, यानी कि बिजनेस पहले स्मॉल था, अब वो लार्ज होता जाता है. विद द ग्रोइंग ऑफ साइज़ ऑफ बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस का साइज़ बढ़ता जाता है उसके यूज़र्स भी बढ़ते जाते हैं. यूज़र्स का मतलब जैसे उनके साथ और भी लोग जुड़ते जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका लार्ज बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है. तो वो यूज़र्स भी जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो बिज़नेस परफॉर्मेंस कैसी है. तो अकाउंटिंग क्या करती है, उन सब यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेट करती है. तो इसलिए हम अकाउंटिंग को बिज़नेस लैंग्वेज भी कहते हैं. हाँ जी, अब हमने ये डिस्कस करना है कि अगर एक बिज़नेस है और उसके कई सारे यूज़र्स हैं और वो अगर बिज़नेस की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये किसी दूसरे बिज़नेस से कंपेयर भी करते हैं. अब अगर एक बिज़नेस अगर जो बिज़नेस है वो सारे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग मेथड से और प्रिंसिपल से मेंटेन करना शुरू कर दें, प्रिपेयर करना शुरू कर दें, तो जो कंपैरिजन है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो बिज़नेस वर्ल्ड है उसमें कन्फ्यूज़न आ जाएगी. तो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगी और वो ज़्यादा अनरिलायबल होगी और इनकम्पेरेबल होगी. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर तैयार होगी. ये ऐसा तब होगा कि जब हर बिजनेस यूनिट अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को अडॉप्ट करें. इससे क्या होगा, जो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए और रिलायबल बनाने के लिए एक जो यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाता है, उस यूनिफॉर्म सिस्टम के बेस पर ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं गैप बोलते हैं, जिसको हम GAAP, यानी कि जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल. इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेंटेन की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए. क्योंकि अगर सभी एक ही सिस्टम, एक ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस से कंपेयर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. अब इसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स है बनाता कौन है, इन प्रिंसिपल्स को कौन बनाता है, ICAI, यानी कि ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है. और भी कई प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, मैंने सिर्फ एक का नाम लिया है. इसको फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है जिनको यूज़ करके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. अब इसके बाद एक और हमारे पास जो सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं IFRS. अब 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो IFRS को फॉलो कर रही हैं. IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. अब इसमें जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं वो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं. वो इसलिए कि ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में
जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर बिजनेस तैयार करता है उनको कंपेयर करना इजी हो जाए, इसलिए जो IFRS ने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं हर बिजनेस वही फॉलो कर रहा है। अब इसको फॉलो करने का मकसद यही होता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं या बिजनेस हैं वो सेम मेथड से और प्रिंसिपल से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए और जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रिलायबल हो और मीनिंगफुल हो। हाँ जी, अभी तक जो हमने डिस्कशन करी वो ये करी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, कि जो हर बिजनेस है उसको जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन हमने साथ में ये भी डिस्कशन करी है कि जो जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है उसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी ना होने के कारण जो ये कंसेंट दिया जाता है कि IFRS को फॉलो किया जाए। IFRS का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ उस सिस्टम को फॉलो करती हैं और कर रही हैं। अब इसके बाद जो हमें डिस्कशन करनी है वो करनी है एसेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला, मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी होते हैं मैन मेड होते हैं, ये नेचुरल साइंस नहीं होती है, ना ही इसको लैब में टेस्ट किया जाता है। ये जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उसमें जो अच्छी पोस्ट पर जो पर्सन्स होते हैं वो तैयार करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं, जैसे CA हो गया। तो ये प्रोफेशनल्स लोग हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तैयार करने में हेल्प करते हैं। देन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट से वो फ्री होने चाहिए। जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर ही अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है तो उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। देन हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड फीचर दैट इज़ यूज़फुलनेस। इसमें ये है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी होते हैं वो यूज़फुल होने चाहिए। किसके लिए? यूज़र के लिए। अगर वो यूज़र के लिए यूज़फुल नहीं है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में अच्छे से हेल्प नहीं करते, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमेशा डाउटफुल रहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। देन फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिकेबल होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, मतलब कि सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं होने चाहिए, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनका यूज़ नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से जो सेकंड चैप्टर का जो हमने कुछ बेस अभी किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।